बेटा ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स की रिवीजन करनी है। एक काम करते हैं बेटा, आज जितना होता है कल एक रात को भी लेक्चर रख लेंगे बीच में, क्योंकि परसों है बेटा इंटरफेरेंस का एक लेक्चर बचा हुआ है। तो या तो मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा या कल सुबह बता के कल रात को एक तो बेटा अभी ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। तो बेटा एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, प्लेन मिरर्स पे। बेटा ये एंगल 20 डिग्री है, ये एंगल है फाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई so that after three reflections ray retraces the path। तो बेटा इस फाई की वैल्यू निकालना है। ये एक प्लेन मिरर है M1, ये प्लेन मिरर है M2, दोनों के बीच में एंगल है 20 डिग्री। यहाँ पे केसरेंट रे पड़ रही है, ये नॉर्मल है, ये एंगल है फाई। इस एंगल की वैल्यू निकालना ताकि एक रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन, तीन रिफ्लेक्शन बाद ये पाथ रिट्रेस करे, ये पाथ रिट्रेस करे। बेटा पाथ रिट्रेस करने की कंडीशन क्या होती है? रे को चलना नॉर्मली, तो हम रिवाइज करना शुरू करते हैं प्लेन मिरर्स को। पाथ रिट्रेस करने की कंडीशन क्या होती है बेटा? ये रे गई, पहली रिफ्लेक्शन, दूसरी रिफ्लेक्शन, तीसरी रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करना है तो नॉर्मल होना चाहिए, तो रे इस तरह से आएगी। तो अपन क्या करते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं। जब रिवर्स होगी तो ऐसे जाएगी, जब रिवर्स होगी तो ऐसे जाएगी। एंगल्स निकालने हैं, मेरे से बोला लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे लगाने हैं बेटा? इंसिडेंट और मिरर के बीच में और रिफ्लेक्टेड और मिरर के बीच में एंगल सेम होता है, नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है। ये एंगल 20 डिग्री है, ये एंगल 20 डिग्री है, ये 90 है, ये 70 है, ये 70 है, ये कितना है 40, ये 40 हो जाएगा। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। एक बार चेक कर लेते हैं, पहले इंसिडेंट रे, पहली रिफ्लेक्शन, दूसरी रिफ्लेक्शन, तीसरी रिफ्लेक्शन, तीसरी रिफ्लेक्शन के बाद बेटा ये एंगल हो गया 20 डिग्री, ये 90, तो ये 70, ये 70 बचा 40, 40 हो गया, तो ये आएगा 90, ये आएगा 50, ये आएगा 50, 100 बचा 80, 40 40, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा? I will be equal to 40 डिग्री, I will be equal to 40 डिग्री।
तो थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद 2 थीटा होता है, याद करना। थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद 2 थीटा होता है, फोर्थ रिफ्लेक्शन के बाद 3 थीटा होता है, फिफ्थ रिफ्लेक्शन के बाद 4 थीटा होता है। ये हमने पढ़ा था, इसको जरा याद रखिएगा। थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करें, फोर्थ रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करें, फिफ्थ रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करें, सिक्स्थ रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करें। अगर ये एंगल थीटा है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करने के लिए एंगल होना चाहिए 0, सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करने के लिए एंगल होना चाहिए थीटा, थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करने के लिए एंगल होना चाहिए 2 थीटा, फोर्थ रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करने के लिए एंगल होना चाहिए 5 थीटा। तो यानी कि ये वाला एंगल थीटा 2 थीटा 5 थीटा 90 से कम आना चाहिए, 90 से कम आना चाहिए। बेटा एक ही एग्जांपल लेते हैं, सारी छोटी छोटी चीजें एक बार रिकॉल करते हैं। ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर इधर रोटेट कर रहा है, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 4 रेडियंस पर सेकेंड। यहाँ पे इंसिडेंट रे है, यहाँ पे इंसिडेंट रे है। बेटा ये रोटेट कर रही है, ओमेगा 2 इक्वल टू 3 रेडियंस पर सेकेंड। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो बेटा अगर मिरर रुका हुआ है, अगर मिरर रुका हुआ है, इंसिडेंट रे ओमेगा से ऐसे आती है, तो उसकी वजह से रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 3 रेडियंस पर सेकंड। तो याद रखिएगा, इंसिडेंट रे अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है, उसकी वजह से रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी होती है माइनस ओमेगा। अगर मिरर ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है, ओमेगा डैश से, उसकी वजह से रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी होती है डबल। तो आ जाएगी 3 प्लस 8। तो बेटा ये इंसिडेंट ऐसे रोटेट कर रही है, इसकी वजह से रिफ्लेक्टेड ऐसे रोटेट करेगी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी? 3 आएगी। मिरर ऐसे रोटेट कर रहा है, इसकी वजह से रिफ्लेक्टेड ऐसे रोटेट करेगी, कितना रोटेट करेगी? डबल। तो कितना आ जाएगा? 3 + 8। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 11 रेडियंस पर सेकंड। तो मैंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के साथ मैं थोड़ा थोड़ा वेव ऑप्टिक्स के भी क्वेश्चंस लेता रहता हूं। मैंने बोलता वेव ऑप्टिक्स बीच में करूंगा। तो वेव ऑप्टिक्स के प्लेन मिरर्स पे कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, प्लेन मिरर्स पे कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम दो एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। हम यहाँ पे साथ के साथ दो एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। तो मेरे इंटरफेस में हमने देखा था, अगर ये दोनों सोर्स सेम फेज में है, अगर ये दोनों सोर्स सेम फेज में है, अगर ये दोनों सोर्स सेम फेज में है, तो ये सेंटर ऑफ स्क्रीन पे सेंटर ऑफ पॉइंट बनेगा। ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस d है। तो फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी? लैम्डा कैपिटल बाय स्मॉल d। तो याद कीजिएगा, फ्रिंज विड्थ के दो एक्सप्रेशंस थे, फ्रिंज विड्थ के दो एक्सप्रेशंस थे। सेंटर ऑफ स्क्रीन, अगर दोनों सोर्स सेम फेज में है, सेंटर ऑफ स्क्रीन पे सेंटर ऑफ पॉइंट बनेगा, बीटा डिस्टेंस पर फर्स्ट ऑर्डर पॉइंट बनेगा, बीटा डिस्टेंस पर फर्स्ट ऑर्डर पॉइंट बनेगा, बीटा बाय 2 पे फर्स्ट ऑर्डर डॉट बनेगा। एक ये था। तो यहाँ पे हम इंटरफेरेंस पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो फ्रिंज विड्थ के वाईडीसी में, तो बेटा वाईडीसी की जो बेसिक असम्पशन थी, ये डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए और सेंटर के स्क्रीन के आसपास देखेंगे। तो ये स्मॉल डी बहुत छोटा होगा इन कंपैरिजन टू डी, और हम सेंटर के आसपास देखेंगे ताकि एंगल फाई छोटा हो। अगर ये पॉइंट बहुत दूर पे, स्क्रीन बहुत दूर पे है, डी बहुत बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे पाथ डिफरेंस आएगा डी sin फाई। अगर स्क्रीन के पास लेंगे तो sin फाई को tan फाई लिख सकते हैं। और दूसरी बात थी, सेंटर के आसपास फ्रिंजेस काफी ज्यादा होने के लिए ये डी एटलीस्ट फ्यू 100 लैम्डास होना चाहिए। डी अगर 2-4 लैम्डा हो तो फ्रिंजेस का एक्सप्रेशन नहीं यूज करना है, फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन नहीं यूज करना है।
तो फ्रिंज विड्थ का एक एक्सप्रेशन ये है। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, फ्रिंज विड्थ का दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, अगर मैं यहाँ से एक रे सेंटर पे मारता हूँ, एक रे सेंटर पे मारता हूँ, तो ये मतलब फ्रिंज विड्थ हम सेंटर के आसपास से देखेंगे, फ्रिंज विड्थ हम सेंटर के आसपास से देखेंगे। एक रेस्टर से मारता हूँ, एक रेस्टर से मारता हूँ, ये एंगल तो फाई। तो बेटा देखते हैं डी बाय कैपिटल डी, क्योंकि छोटा है, ये कितना आएगा फाई, क्योंकि बेटा ये दो लेंथ सेम है, उस सेंटर के आसपास कैलकुलेट सेम होगी, ये डिस्टेंस आएगा। तो अगर ये बहुत दूर पे है, उसको सेंटर के सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये आर्क लेंथ, कॉर्ड लेंथ और आर्क लेंथ बराबर आएगी। तो आर्क लेंथ बाय रेडियस फाई एंगल आता है, वो छोटा है। तो इसका दूसरा मतलब क्या है, इसका दूसरा मतलब क्या है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत दूर पे है, सोर्सेस पॉइंट है, ये पॉइंट सोर्स है, ये बहुत दूर पे है। तो अगर ये बहुत दूर पे है, सेंटर के आसपास जितनी भी रेस पड़ेगी ऑलमोस्ट पैरेलल आएंगी पहले सोर्स से। तो एक जो दूसरी भी पड़ रही है, क्योंकि बहुत दूर में है, S2 से जो सेंट्रल स्क्रीन पे रेस पड़ेंगी S2 सोर्स से, वो ऑलमोस्ट पैरेलल आएंगी, वो ऑलमोस्ट पैरेलल आएंगी। इसका मतलब हम इसको इस तरह से मान सकते हैं, स्क्रीन पे दो पैरेलल बीम्स पड़ रही हैं, स्क्रीन पे दो पैरेलल बीम्स पड़ रही हैं, एक पैरेलल बीम S1 से आ रही है, एक पैरेलल बीम S1 से आ रही है, एक S2 से आ रही है, स्क्रीन सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। दोनों बीम्स के बीच में एंगल अगर फाई है, दोनों बीच के बीम्स के बीच में अगर एंगल फाई है, दोनों बीम्स के बीच में अगर एंगल फाई है, तो फ्रिंज विड्थ आएगी लैम्डा बाय फाई, तो फ्रिंज विड्थ आएगी लैम्डा बाय फाई। तो हमें कुछ कुछ चीज याद करनी है। तो बेटा अगर S1 S2 को लीड करता है बाय फाई, तो सेंट्रल ऑर्डर ब्राइट नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, सेंट्रल ऑर्डर ब्राइट नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, कितना शिफ्ट करेगा 5 बीटा बाय 2 बाई। तो अगर S1 लीड्स S2 बाय 5, S1 लीड्स S2 बाय 5, तो सेंट्रल ऑर्डर ब्राइट कितना शिफ्ट करेगा बीटा बाय 2 बाई। अगर S1 S2 को पाई से लीड करता है, पाई से, तो सेंट्रल ऑर्डर ब्राइट आधा फ्रिंज विड्थ नीचे आएगा। अगर 2 पाई से करता है, अगर 2 पाई से करता है, अगर ये 2 पाई से लीड करता है, तो बेटा सेंट्रल राइट बीटा डिस्टेंस नीचे आएगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसका मतलब S1 S2 में फेज डिफरेंस, S1 S2 में फेज डिफरेंस अगर पाई है, तो यहाँ पे सेंट्रल ऑर्डर ब्राइट नहीं बनेगा, यहाँ पे सेंट्रल ऑर्डर ब्राइट नहीं बनेगा, यहाँ क्या बनेगा डार्क, यहाँ क्या बनेगा डार्क सेंटर स्क्रीन में। तो इनके बीच में अगर इसका फेज 0, इसका 0, अगर ये S1 इसको लीड कर रहा है, तो सेंट्रल ऑर्डर ब्राइट यहाँ पे कितने डिस्टेंस आएगा बीटा बाय 2। अगर सेंट्रल ऑर्डर ब्राइट बीटा बाय 2 आएगा, तो सेंट्रल स्क्रीन पे डार्क बनेगा। अगर S2 इसको पाई से लीड करता है, तो सेंट्रल ऑर्बिट ऊपर आएगा बीटा बाय 2, तो भी यहाँ पे डार्क बनेगा, तो भी यहाँ पे डार्क बनेगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं भाई, जैसे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे प्लेन मिरर्स पे कैसे बनते हैं, फिर हम मिरर्स लेंसेज सब में देखते जाएंगे। तो उतना पार्ट हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का साथ ही इसको खत्म करेंगे, इंटरफेरेंस का बाकी पार्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ही होगा। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, a plane mirror is broken into two pieces and each is rotated by very small angle delta, very small angle phi, each is rotated by very small phi as shown. तो बेटा एक प्लेन में हमारे पास ऐसे था, यहाँ पे एक स्क्रीन रखा हुआ है, यहाँ पे हमने एक स्क्रीन रखा हुआ है, यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है लाइट का, यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है, पीछे से ब्लॉक कर रखा है, ये पीछे से इसको ब्लॉक कर रखा है ताकि वहां पे लाइट डायरेक्टली ना पड़े, एक पॉइंट सोर्स रखा है ताकि स्क्रीन से डायरेक्टली लाइट ना पड़े, एक ब्लॉक कर रखा है। ये हमारे पास प्लेन में रखता, ये हमारे पास प्लेन में रखता, हमने इसको तोड़ा और इसको हमने ऐसे फाई से रोटेट कर दिया, ऐसे हमने फाई से रोटेट कर दिया, प्लेन में पहले ऐसे था, इसको हमने ऐसे करके फाई से रोटेट कर दिया, इसको हमने ऐसे फाई से रोटेट कर दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन की बात बेटा, अगर ये पॉइंट से होता है फ्लोर प्लेन में होता है, एक ही मिनट बनती है, तो यहाँ पे जो बीम पड़ती है 180 नजर आती है। अब यहाँ पे दो मिरर हो गया, तो ये मिरर एक इमेज बनाएगा क्योंकि एंगल बहुत छोटा है 10 to 180 डिग्री, दो इमेजेस बनेंगी, तो एक इमेज ये बनेगा, मिरर एक इमेज बनाएगा, तो दोनों से रिफ्लेक्टेड बीम्स वहां पे जाएंगी तो डिफरेंस होगी,
तो यहाँ पे 2 सोर्स आएंगे। तो अब देखिएगा मैं क्या बोल रहा था वहां पे, एक ऑब्जेक्ट की अगर 2 इमेजेस बनती है तो यहाँ पे कैसे बनेगी, मैं एक बार रफली दिखा देता हूँ। बेटा ये डिस्टेंस लेता हूँ L और ये डिस्टेंस लेता हूँ कैपिटल D। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर ये प्लेन मिरर था, यहाँ पे एक सोर्स था, ये पूरी पैरेलल बीम पड़ रही थी। बेटा ये पूरी एक स्ट्रेट डाइवर्जेंट बीम पड़ रही है। तो ये रिफ्लेक्टेड बीम यहाँ से आती नजर आएगी, ये रिफ्लेक्टेड बीम यहाँ से आती नजर आएगी। तो बेटा यहाँ पे मैं इस साइड में दिखा देता हूँ। तो अगर ये सोर्स है तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड बीम यहाँ से नजर आएगी, और ये वाली इंसिडेंट बीम यहाँ से आती नजर आएगी। ये है सोर्स और ये है इमेज। तो मिरर के लिए ये सोर्स है। अगर हम स्क्रीन पे देखें, ये बीम यहाँ से आती नजर आएगी, तो ये सोर्स होगा, क्योंकि यहाँ से हमने इसको काट दिया है। अब एक काम करते हैं, इस मिरर को काट के रोटेट करते हैं। तो हर इंसिडेंट रे अगर मिरर को थीटा से रोटेट करते हैं, हर रे 2 थीटा से रोटेट करेगी, तो पूरी बीम यहाँ से आती नजर आएगी, एक सोर्स। नीचे वाले को ऐसे करेंगे तो पूरी बीम एक साथ आएगी, तो 2 इमेजेस बनेंगी। तो जो 2 रिफ्लेक्टेड बीम्स आ रही हैं वो दोनों इमेज से आती नजर आएंगी, तो स्क्रीन को 2 सोर्स दिखाई देंगे। तो हमें फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे आप कीजिएगा फाइंड फ्रिंज विड्थ ऑन स्क्रीन, फाइंड फ्रिंज विड्थ ऑन स्क्रीन, बेटा 2 मिनट का वक्त लीजिएगा, जस्ट मैं 2 मिनट के लिए बैठना है, जस्ट आप इसको कीजिएगा। तो हम YDC के फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की भी काफी एप्लीकेशंस रहती है उसमें, तो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के साथ साथ देख लेते हैं। तो बेटा मैं इस एक्सपेरिमेंट का नाम लिख देता हूँ, अपने क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इस एक्सपेरिमेंट का नाम लिख देता हूँ। ये भी YDSC है, तो YDSC के बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे, नामकरण अलग अलग हो जाएगा। तो YDSC के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, दिस कॉल्ड फ्रेनेल्स बाय मिरर एक्सपेरिमेंट। तो ये YDSC का वेरिएंट है, तो यहाँ पे बेटा ये मिरर, ये एंगल फाई छोटा, ये सोर्स, तो इसकी इमेज किस पे आएगी, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप करेंगे। बेटा ये करीब जितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस L था। बेटा फाई बहुत छोटा एंगल है, ये डिस्टेंस भी करीब L लेते हैं।
तो इसकी एक इमेज आएगी यहाँ पे, ये सोर्स था, इसको यहाँ से ब्लॉक किया हुआ है, इसकी एक इमेज आएगी यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, इसकी एक इमेज आएगी यहाँ पे S2। बेटा ये एंगल फाई, तो ये एंगल भी फाई और ये एंगल भी फाई, क्योंकि फाई 90 - फाई, ये L ये भी L, तो ये डिस्टेंस 12 आएगा, इनके बीच में डिस्टेंस कितना आएगा 12 फाई। बेटा क्योंकि फाई बहुत छोटा एंगल है तो ये डिस्टेंस आएगा 12, ये पूरा एंगल आएगा 2 फाई, तो ये पूरा आएगा 12 × 2 फाई, तो ये डिस्टेंस स्मॉल d, तो इसको लिखते हैं d, ये d कितना आ जाएगा 4L × फाई, ये डिस्टेंस L, तो करीब करीब ये भी L। यहाँ पे स्क्रीन रखा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन रखा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन रखा हुआ है, ये डिस्टेंस है d। तो ये जो से रिफ्लेक्टेड बीम ऊपर से आएगी, ये नीचे की तरफ बेंड करेगी, क्योंकि मिरर को हमने फाई से रोटेट किया है, इस मिरर को फाई से रोटेट किया है। एक्चुअली ऐसा सेटअप दिखाया था, मैंने जानबूझ के रोटेट करवाया है, क्योंकि इंसिडेंट अगर मिरर थीटा से रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट करेगी, तो पूरी ऊपर की बीम नीचे जाएगी, नीचे की बीम तो दोनों बीम ओवरलैप करेगी कुछ रीजन, तो वहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। अब फ्रिंज विड्थ निकालना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, फ्रिंज विड्थ निकालना है, तो फ्रिंज विड्थ कितना आएगा लैम्डा, दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा d + l, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा d + l, ये डिस्टेंस आ जाएगा d + l बाय d + l d, तो ये आ जाएगा लैम्डा d + l बाय 4L फाई। फिर इसका एक वेरिएंट देखते हैं, इसका एक वेरिएंट आता है, अगर ये सोर्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ये सोर्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ, एक पैरेलल बीम आ रही है, तो हम कैसे करेंगे, तो जो हमें बुक्स में समझाया जाता है, मैं पूरा करके दिखाता हूँ, उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, लिमिट्स लेते हैं। अगर यहाँ पे ये एक सोर्स है, बेटा एक इंसिडेंट बीम पड़ेगी, अगर सोर्स इन्फिनिटी में जाएगा तो इसमें एक पैरेलल बीम पड़ेगी, पैरेलल बीम पड़ने से कुछ प्रॉब्लम आती है, तो अगर यहाँ पे पैरेलल बीम है तो उसको हम लिमिट से कैसे कर सकते हैं, बेटे यहाँ पे सोर्स रख के L को अगर L टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो इसका मतलब इंसिडेंट बीम कैसे आएगी पैरेलल, तो अगर इंसिडेंट बीम पैरेलल आ रही है मिरर पे तो हम क्या लिख सकते हैं, सोर्स L डिस्टेंस पे सच दैट L टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हम देखते हैं बाय मिरर, फ्रेंड्स बाय मिरर के दो वेरिएंट्स आते हैं, ये क्वेश्चन जनरली ये नहीं पूछा जाता, दूसरा वाला पूछा जाता है, जनरली दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड फ्रेंड्स बाय मिरर एक्सपेरिमेंट विद इंसिडेंट पैरेलल बीम। तो हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं। उस पार्ट में अगर पैरेलल बीम आ रही है, उसका मतलब सोर्स है इन्फिनिटी, तो हम क्या करेंगे L टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देंगे, पर उसके लिए ये मेथड यूज नहीं करना है, तो लोग पहले ये निकालते हैं, बाद में वो करते बहुत लंबा मेथड लगाते हैं। तो जब भी सोर्स इन्फिनिटी पे होगा इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, तो हमें क्या करना है हम देखेंगे, फ्रेंड्स बाय मिरर एक्सपेरिमेंट, फ्रेंड्स बाय मिरर बेटा इसमें लिखना प्लेन बाय मिरर, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है मैंने, क्योंकि बाय मिरर स्फेरिकल भी होता है और बाय मिरर प्लेन भी है, फ्रेनेल्स के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है, फ्रेनेल्स बाय मिरर, फ्रेनेल्स प्लेन बाय मिरर, फ्रेनेल्स स्फेरिकल बाय मिरर। तो यहाँ पे हम करते हैं फ्रेनेल्स विद सोर्स एट इन्फिनिटी, विद सोर्स एट इन्फिनिटी। इसका हम सेटअप निकालते हैं, इसका हम सेटअप देखते हैं। बेटा ये एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे प्लेन मिरर है, यहाँ पे प्लेन मिरर है M1, ये एंगल है फाई, यहाँ पे दूसरा प्लेन मिरर है, ये एंगल है फाई, फाई इज वेरी स्मॉल, फाई इज वेरी स्मॉल। यहाँ पे स्क्रीन रखा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन रखा हुआ है, ये डिस्टेंस दे दिया हुआ है, और इस पे एक इंसिडेंट पैरेलल बीम आ रही है, इस पे एक इंसिडेंट पैरेलल बीम आ रही है, इस पे एक इंसिडेंट पैरेलल बीम आ रही है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, बेटा पिछले एक्सपेरिमेंट को, सो मेथड वन in previous
क्वेश्चन यूज एल टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो सोर्स यहाँ पे रखा हुआ था, सोर्स की वेवलेंथ है लैम्डा, सोर्स की वेवलेंथ है लैम्डा। तो आप क्या करेंगे, अगर पैरेलल बीम आ रही है तो क्या प्रॉब्लम आती है बाद में देखेंगे। पॉइंट सोर्स है तो इंफिनिटी को कैसे, सोर्स इंफिनिटी में, इसका मतलब सोर्स को यहाँ पे रख के ये डिस्टेंस एल लेते हैं, एल टेंडिंग टू इंफिनिटी। ऐसा क्यों करते हैं, डायरेक्टली इसमें ट्रबल आती है, डायरेक्टली इसमें ट्रबल आती है। तो मैं दूसरा मेथड 2 सॉल्व करता हूँ। पहला मेथड तो हमने पिछली बार में कर लिया, तो एल टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो वहां से कौन सा आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 5 is very small। तो इसका मेथड 2 देखते हैं, इसका मेथड 2 देखते हैं। बेटा ये पूरी पैरेलल बीम आ रही है, अगर ये ऐसे रहता बीम रिफ्लेक्ट होती, अगर इसको 5 से किया है तो रिफ्लेक्टेड बीम की जरूरत होगी 2 5 से, रिफ्लेक्टेड बीम की जरूरत होगी 2 5 से, क्योंकि मैं वो ड्रॉ करूंगा। इस मिरर का मैंने ऐसे घुमाने को बोलता है, इस मिरर को वापस से घुमा दो, इंसिडेंट बीम ऐसे आएगी वापस चली जाएगी। तो मेरे को इस पोजीशन पे लाने के लिए 5 घुमाया है, तो इंसिडेंट बीम ऐसे आएगी, मेरे को ऐसे घुमाया तो रिफ्लेक्टेड बीम ऊपर की तरफ घूमेगी जैसे 2 5। तो यहाँ पे सारे रेस पैरेलल है, तो बीम अगर 2 5 से घूमेगी तो सारे रेस 2 5 से घूमेंगी, तो रिफ्लेक्टेड बीम भी पैरेलल आएगी। पिछले केस में इंसिडेंट बीम पैरेलल नहीं थी तो रिफ्लेक्टेड बीम पैरेलल नहीं होगी, इस केस में इंसिडेंट बीम पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड बीम भी पैरेलल है। तो इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड बीम्स ड्रॉ करता हूँ, तो मैं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड बीम ड्रॉ करता हूँ। मेथड 2, मेथड 2 reflected beams from upper and lower half। तो ऊपर का जो मिरर है, ऊपर का जो मिरर है बेटा, मैं एक साइड पे ड्रॉ करूंगा। ऊपर का जो मिरर है इससे जो रिफ्लेक्टेड बीम आएगी बेटा, ये किस रे आ रही थी, ये किस रे आ रही थी, ये किस रे आ रही थी, ये किस रे आ रही थी। अगर मिरर ऐसे पड़ा ऐसे रोटेट करेगी तो ये इंसिडेंट बीम में थोड़ी डॉटेड ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ी डॉटेड ड्रॉ करता हूँ। जो रिफ्लेक्टेड बीम आएगी मेरे को कितने से रोटेट किया है 5 से, तो ये रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करेगी 2 5 से, तो ये रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करेगी 2 5 से। तो ऊपर की बीम अगर मेरा ऐसे रहता तो पूरी वापस जाती, मेरे को ऐसे करके 2 5 से घूमेगी, तो लोअर बीम भी 2 5 से घूमेगी, लोअर बीम भी 2 5 से घूमेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ कितनी बीम्स आ रही है, 2 पैरेलल बीम्स। और स्क्रीन को कैसे रखा हुआ है सिमेट्रिक, स्क्रीन को कैसे रखा हुआ है सिमेट्रिक रखा हुआ है। तो बेटा यहाँ पे फॉर interference of two parallel beams with screen placed symmetrically। कई बार तो स्क्रीन बताएंगे ही नहीं, फिल विड्थ कितनी आएगी, लैम्डा बाय angle between both the beams, lambda by angle between both the beams 4 5। बेटा ये 2 5 रोटेट की, ऊपर वाली 2 5 नीचे वाली 2 5 रोटेट की, तो इसका मतलब एक बीम ऐसे जा रही है, एक बीम ऐसे जा रही है और दूसरी बीम कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। इनके बीच में एंगल कितना आएगा 4 5। ये अपर बीम रिफ्लेक्टेड है, ये अपर बीम रिफ्लेक्टेड है और ये लोअर बीम रिफ्लेक्टेड है। इनके बीच में एंगल कितना आ रहा है 4 5। तो बेटा फ्रिंज विड्थ कैसे आएगा। अब पिछले एक्सप्रेशन से देख लेते हैं, पिछले एक्सप्रेशन से बीटा कितना आ रहा था, लैम्डा d प्लस l बाय 4l 5। l टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो सब दिखाई दे रहा है, आंसर कितना आ रहा है लैम्डा बाय 4 5। पिछले मेथड से भी आंसर कितना आ रहा है लैम्डा बाय 4 5। पर पिछले मेथड से देखिए कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना कम टाइम लगता है, तो बेटा अगर पैरेलल बीम आ रही है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अगर ऐसे पैरेलल बीम वापस ऐसे चल जाएगी, यहाँ से पैरेलल बीम वापस ऐसे चल जाएगी, मेरे को ऐसे घुमाएंगे तो ये इंसिडेंट बीम जो आएगी ऐसे करके, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा से रोटेट करेगी, नीचे वाली को करेंगे तो नीचे वाली जो बीम ऐसे जा रही थी वो ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ, तो एक बीम को 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी, नीचे वाली आधी बीम 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी, तो दोनों पैरेलल बीम्स आएंगी, उनके बीच में एंगल आएगा थीटा। अब हमें लिमिट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, बेटा अगर एक पैरेलल बीम ऐसे आ रही है और दूसरी पैरेलल बीम ऐसे आ रही है तो वाईडीसी से डायरेक्ट प्रॉब्लम क्या आती है। अगर एक पैरेलल बीम आए
तो हमें लैम्डा बाय 5 वाला एक्सप्रेशन क्यों चाहिए होता है? लैम्डा बाय एंगल बिटवीन बोथ द बीम्स। बेटा ये सोर्स दोनों पैरेलल में दोनों इनफिनिटी बनेंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस इनफिनिटी आएगा, तो फिर इसके एक्सप्रेशन से डायरेक्टली हम कर नहीं सकते, तो फिर के एक्सप्रेशन से डायरेक्टली कर नहीं सकते। तो अगर एक पैरेलल में ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, तो एक पॉइंट सोर्स से आ रही है, दूसरा पॉइंट सोर्स से आ रही है, दोनों पॉइंट सोर्स इनफिनिटी पे हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी कितना है? इनफिनिटी। तो लैम्डा इनफिनिटी बाय इनफिनिटी, तो उस फॉर्म में हम कर नहीं पाएंगे, तो हमें फिर विड्थ को से एक्सप्रेशन लिखनी पड़ती है दो पैरेलल्स के लिए, लैम्डा बाय 5 दोनों के बीच में बहुत छोटा एंगल है। तो बेटा प्लेन मिरर्स पे थर्ड एक्सपेरिमेंट होता है लॉयड्स सिंगल मिरर एक्सपेरिमेंट, उसको भी देखते हैं। लॉयड सिंगल मिरर एक्सपेरिमेंट, उसको भी देखते हैं। तो उससे पहले हम एक चीज लिख देते हैं, लाइट ऑन रिफ्लेक्शन बाय मिरर्स अंडरगोज अ फेज चेंज ऑफ पाई। लाइट, तो बेटा एक चीज नोट कीजिएगा, इसको हमने वहां पढ़ा था, तो इसको मैं इंटरफेरेंस में एक बार फिर अच्छी तरह से करवाऊंगा, मैं एक चीज नोट कर लेते हैं बस। ये इंटरफेरेंस में एक चीज करवानी बची है, मैंने नोट, लाइट ऑन getting reflected by plane mirror undergoes a phase change of pi। तो बेटा लाइट जब भी रिफ्लेक्ट होती है मिरर से, उसका फेस पाई से इंक्रीज कर जाता है, यहाँ पे एक दूसरा सेटअप देख रहे हैं, लॉयड्स सिंगल मिरर एक्सपेरिमेंट। तो मैं एक सेटअप दे रहा हूँ, उसमें आपको फ्रिंज निकालनी है और बताना है सेंटर स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंज है या डार्क है। तो बेटा यहाँ पे एक सोर्स है, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच रहा हूँ, यहाँ पे एक स्क्रीन ऐसे रख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक प्लेन मिरर डाल रहा हूँ, जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, ये एक सोर्स है, ये डिस्टेंस डी है, इस सोर्स का वेवलेंथ है लैम्डा। तो हम देखते हैं इंटरफेरेंस करने के लिए दो बीम्स चाहिए, दो सोर्सेस चाहिए। तो बेटा इस सोर्स से एक बीम तो सीधी जाएगी, एक क्या करेगी, इसमें पड़ेगी, इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो इसकी इमेज साथ दिखाई देगी। तो यहाँ पे दो सोर्स होंगे, तो मेरे पे स्क्रीन पे जो भी लाइट पड़ेगी सोर्स से डायरेक्टली जाएगी और मेरे से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, मेरे से जो भी रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो कहाँ से आती है, नजर आएगी इमेज से। तो यहाँ पे दो सोर्स बनेंगे, एक तो ये सोर्स, एक इसका इमेज, क्योंकि रिफ्लेक्शन में दोनों वेव्स यहीं से स्टार्ट कर दी, तो दोनों सोर्स का इनिशियल फेज सेम होना चाहिए था, क्योंकि जो भी वेव्स चल रही है, जो डायरेक्ट जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, दोनों यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों का इनिशियल फेज सेम होना चाहिए था। पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन की वजह से जो फेज चेंज आएगा पाई, तो हम मान लेंगे जो सेकंड वेव है उसका फेज पाई से इंक्रीज कर जाता है, तो S1 और S2 के बीच में कितना फेज डिफरेंस आ जाएगा, पाई बाय 2 S1 और S2 के बीच में। तो यहाँ पे जितनी भी रेज रिफ्लेक्ट करेंगी बेटा उनमें फेज आएगा पाई, उनमें फेज डिफरेंस आएगा पाई। तो हम क्या मानेंगे, S1 S2 सेम फेज में नहीं है, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई। तो बेटा यहाँ पे बनेगा सेंटर ऑफ स्क्रीन। अब हम देखते हैं, तो बेटा इसका मतलब interference occurs on screen from beams directly from S1 and its image S2. Because of reflection, we can assume S1 and S2 different phase by pi. Because of reflection, we assume, because of reflection, S1 and S2 differ in phase by pi. तो
तो इसका सॉल्यूशन बड़ा छोटा सा ही आएगा। तो बेटा यहाँ पे देख लेते हैं हल्का सा, ये सोर्स है S1, तो ये डिस्टेंस D है, तो इसकी इमेज कितना डिस्टेंस में बनेगी S2, ये डिस्टेंस कितना आएगा D। बेटा एक भी तो डायरेक्टली जाएगी, एक इधर जाएगी, तो इंटरफेरेंस सेंटर उसके ऊपर होगी, इंटरफेरेंस सेंटर उसके ऊपर होगी। तो ये मिरर है, ये मिरर है, दिस विल बी सेंटर ऑफ स्क्रीन, दिस विल बी सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो बेटा फ्रिंज विड्थ कितना आ जाएगा, फ्रिंज विड्थ कितना आ जाएगा, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। एंड नोट डार्क विल बी फाउंड एट सेंटर ऑफ स्क्रीन एंड डार्क विल बी फाउंड एट सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा एक बीम तो डायरेक्टली जाएगी, एक बीम यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, एक बीम यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो बेटा एक बीम यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो इसका मतलब अगर ये पूरा यहाँ तक रखते हैं तो थ्योरेटिकल लोकेशन होनी चाहिए, प्रैक्टिकली अगर मेरे इतना रखेंगे तो बेटा ये इंटरफेरेंस थोड़ा सा ऊपर होती है, सेंटर स्क्रीन तक नहीं आती है। पर वो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, अब मेरी बात को ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन पूछ जाता है पर उस क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछ जाता है, सेंटर स्क्रीन पे, सेंटर स्क्रीन पे ब्राइट बनेगा या डार्क, तो आपको लिखना है डार्क। अब बनेगा या नहीं बनेगा इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास मिरर है, ये हमारे पास मिरर है, यहाँ पे स्क्रीन रखा हुआ है, ये सोर्स है S, तो इससे डायरेक्ट बीम तो कितने रीजन में जाएगी, इसे डायरेक्ट बीम तो इतने रीजन में जाएगी, इसे डायरेक्ट बीम तो इतने रीजन में जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे ये ऐसे जाएगी और ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे, इसका मतलब जो S2 से बीम जा रही है, जो S2 से बीम जा रही है बेटा S1 से और S2 से कैसे जाएगी। अब मैं बिना रे डायग्राम, बिना इतने रे डायग्राम ट्रेस करे दिखाता हूँ, बिना इतना रे डायग्राम ट्रेस कर दिखाता हूँ। ये S1 से स्क्रीन में कहां तक बीम जाएगी, बेटा मैं डॉट लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, डॉट लाइन से ऊपर तक पूरी जाएगी। S2 से तो इसकी इमेज है बेटा, इंसिडेंट बीम इसमें पड़ेगी, रिफ्लेक्टेड बीम इमेज से नजर आएगी। तो ये रिफ्लेक्टेड बीम, ये रिफ्लेक्टेड बीम ऐसे जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड बीम ऐसे जाएगी। तो ये डायरेक्ट बीम है और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड बीम इसके ऊपर रहेगी। तो सेंटर पे बनने के लिए मिरर को हमें बिल्कुल यहाँ तक रखना पड़ेगा, मिरर को हमें यहाँ तक रखना पड़ेगा। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे तो इंटरफेरेंस नहीं हो रही होगी एक्चुअली में, बट फिर भी कई बार पूछ लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी फ्रिंज बनेगी। तो उसका मतलब है अगर बीम पहुंचती तो कौन सी फ्रिंज बनती, बनने रही है कौन सी फ्रिंज बनती, तो डार्क बनेगी। क्यों, S1 S2 दोनों सेम फेज में, ये पॉइंट सेंटर स्क्रीन में, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना पाई, वो ही चेक करते हैं कि आपको पाई पता है या नहीं पता है। और फ्रिंज विड्थ कितनी आ जाएगी, फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन बहुत सेम है। तो अब देखेंगे एक सोर्स, उसकी एक इमेज से भी इंटरफेरेंस पैटर्न देख सकते हैं। तो इसका मतलब दो सोर्सेस हमें वाईडीसी में जब भी बनाने हो तो एक ही सोर्स से बनाने होते हैं, वो हमने पहले में देखा। या एक सोर्स, या एक सोर्स और उसकी इमेज से भी इंटरफेरेंस देख सकते हैं, एक सोर्स उसकी इमेज से भी इंटरफेरेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ ये आएगा। बेटा एक फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म का बाकी क्वेश्चंस मैं कल करूंगा। फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म का एक क्वेश्चन दूंगा स्मॉल एंगल प्रिज्म में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा फ्रिंज विड्थ का, जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो बेटा बाकी इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस का धीरे धीरे करके लास्ट में डिस्कस कर लूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट विद, बेटा ये अभी बीच में कर रहा हूँ क्योंकि बाकी का टाइमिंग मिलेगा हमें बीच में ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक पार्ट बचा है, कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ही पार्ट बचा हुआ है क्योंकि इंटरफेरेंस का पार्ट हमने कर लिया है। तो इसको बेहतर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पार्ट मिला है तो इसको हम दोबारा से एक बार उस पर रिवाइज कर लेते हैं विद सोर्स एट इंफिनिटी। तो इसमें जो मैक्सिमम प्रिंसिपल्स है इंटरफेरेंस का कुछ भी नहीं पढ़ रहे। तो बेटा ध्यान रखना
स्मॉल एंगल प्रिज्म्स में जो डेविएशन होती है n माइनस वन इंटू अल्फा। स्मॉल एंगल प्रिज्म्स में डेविएशन होती है n माइनस वन इंटू अल्फा। n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अल्फा होता है एंगल। तो स्मॉल एंगल प्रिज्म्स में डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल एंगल प्रिज्म्स में। बट ध्यान रखना इसमें एक और कंडीशन जो हमने ड्राइव की थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बहुत छोटा होना चाहिए। बुक्स में बड़ा अजीब सा होता है स्मॉल एंगल प्रिज्म्स में जो फॉर्मूला होता है n माइनस वन इंटू अल्फा, ये किसके लिए होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस 80 90 चला गया प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसकी डेरिवेशन कर देती है विद सोर्सेट इनफिनिटी। तो बेटा यहाँ पे ये एक बाइप्रिज्म है, बेटा ध्यान से देखना, ये एक बाइप्रिज्म है, ये एंगल अल्फा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n। दिस ए बाइप्रिज्म, दिस इज ए बाइप्रिज्म। इस पे एक बीम ऐसे पड़ रही है, एक बीम ऐसे पड़ रही है। बेटा वेवलेंथ लैम्डा, स्क्रीन के बारे में बोलते नहीं, स्क्रीन में रखा होगा। फाइंड फ्रिंज विड्थ, तो जनरली इसमें फाइंड फ्रिंज विड्थ। तो बेटा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लेना है, ये बाइप्रिज्म है, इधर एयर, ये एंगल अल्फा बहुत छोटा है, ये एंगल अल्फा बहुत छोटा है। अल्फा इज वेरी स्मॉल, ये अल्फा बहुत छोटा होता है। अब बाइप्रिज्म्स कुछ 300-400 रुपए के आते हैं, कुछ 1.5 लाख के आते हैं। अब जो 1.5 लाख के आते हैं उसमें एंगल बहुत छोटा होता है। क्यों? मैं बात इसलिए माइंड में डालने के लिए बोल रहा हूँ। फ्रिंज बड़ी बनती है, वो हम एक्सप्रेशन से देखेंगे। तो जो बहुत प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट्स होते हैं फ्रिंज मेजर करने के लिए, बेटा डिस्टेंस जितना ज्यादा बड़ा होगा एक्सपेरिमेंट्स में, ध्यान रखना उतना अच्छा होता है। जो भी डिस्टेंस मेजर करना है वो जितना बड़ा से बड़ा कर सकूं, तो फ्रिंज जब भी मेजर करनी पड़ेगी, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस या दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस जितना भी बढ़ाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट्स जब भी करते हैं, जो भी डिस्टेंस मेजर करने हैं वो डिस्टेंस को ज्यादा बड़ा करते हैं और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट छोटा करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उससे प्रिसिशन बढ़ती है, एक्यूरेसी अलग चीज है, उससे मेजरमेंट की प्रिसिशन बढ़ती है। एक्यूरेसी तो आप काम कैसे करते हो उस पर डिपेंड करती है। अब खुद से गलती से काम करो, कितना भी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट ले लो तो एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है, एक्यूरेसी आप कैसे काम करते हो इंस्ट्रूमेंट पे थोड़ी बहुत डिपेंड करती है, पर आप भी करती है, प्रिसिशन आप पे नहीं करती है। तो बेटा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये अपर हाफ ऑफ बीम लेते हैं, ये लोअर हाफ ऑफ बीम लेते हैं। जो अपर हाफ बाइप्रिज्म में पड़ रही है, लोअर हाफ बाइप्रिज्म में पड़ रही है, ये जनरली अल्फा आधा डिग्री का होगा तो बहुत कॉस्टली होता है, 1/4 डिग्री के भी होते हैं, 1/10 डिग्री के 1/4 तक के मैंने 1/2 डिग्री के देखे हैं। तो जनरली जो मार्केट में होते हैं 2-2.5 डिग्री के होते हैं, जनरली जो मार्केट में सस्ते होते हैं उनमें 2-2.5 डिग्री, तो 2-2.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होती है। जितना छोटा करेंगे उतना बेटर, द स्मॉलर द बेटर। तो बेटा यहाँ पे ऊपर को देखते हैं, ऊपर वाले हाफ को। तो सिर्फ ऊपर वाले हाफ की इंस्टेंट बीम ड्रॉ करता हूँ। तो बेटा ये वाली रे अगर फ्लैट कर्व नहीं होता ऐसे जाती, ये रे कितने से डिवाइड करेगी डेल्टा, ये रे कितने से डिवाइड करेगी डेल्टा, तो इंसिडेंट बीम ये होती और एमर्जेंट बीम कैसे आएगी, ऐसे आएगी। एमर्जेंट बीम कैसे आएगी, ऐसे आएगी। तो ऊपर वाला हाफ ऐसे रोटेट करेगा, नीचे वाला हाफ ऐसे रोटेट करेगा, इसका मतलब द एंगल बिटवीन। तो यहाँ पे डेल्टा कितना आ जाएगा, ये डेल्टा कितना आ जाएगा n माइनस वन इंटू अल्फा, डेल्टा कितना आ जाएगा n माइनस वन इंटू अल्फा। इसका मतलब एंगल बिटवीन बोथ एमर्जिंग बीम्स, दिस इम्प्लाइज बोथ emergent beams are parallel। तो अगर दोनों emergent beams parallel हैं तो फ्रिंज विड्थ कितनी आ जाएगी, तो दिस इम्प्लाइज फ्रिंज विड्थ कितनी आ जाएगी, तो हम वो एक्सप्रेशन लेंगे लैम्डा बाय फाई कितना आ जाएगा 2 डेल्टा। ऊपर का डेल्टा से नीचे रोटेट करेगा, नीचे का डेल्टा से ऊपर रोटेट करेगा, दोनों emergent बीम के बीच में एंगल कितना आएगा 2 फाई 2 डेल्टा। तो ये कितना आ जाएगा लैम्डा बाय 2 डेल्टा। स्क्रीन को कहीं भी रखो फ्रिंज विड्थ उतनी आनी है, स्क्रीन को कहीं भी रखो फ्रिंज विड्थ उतनी ही आनी है। तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा बाय 2 डेल्टा 2n माइनस 1 इंटू अल्फा, ये आएगी फ्रिंज विड्थ। साफ दिखाई दे रहा है, अल्फा जितना छोटा होगा फ्रिंज विड्थ उतनी बड़ी होगी, मेजरमेंट करने में इजी रहता है।
बेटा क्या आज को क्लास ले सकता हूँ मैं? थोड़ा सा भी ना वो धीरे धीरे चल रहा हूँ। क्या आज एक रात को क्लास ले सकता हूँ? बेटा ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में काफी रिवाइज करने को है, वो स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है बेटा। बेटा आज 8 को भी शाम से क्लास ले लूंगा मैं आज को। कल परसों सुबह सुबह है, क्योंकि कल ले नहीं पाया था, कल काफी तबीयत खराब थी, तो मैं इसलिए इन्फॉर्म भी नहीं किया था मैंने कल। तो बेटा आज रात को ना 8 बजे से क्लास है। टुडे क्लास फ्रॉम 8 ऑल्सो। टुडे रिवीजन फ्रॉम 8 PM। तो बेटा मैं फिर रात को दोबारा से प्लेन मेरे से एक बार बड़े बड़े क्वेश्चंस, और तो हमारी पूरी रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगी, क्योंकि ज्योमेट्री ऑप्टिक्स और थर्मोडायनामिक्स बेटा इसमें हमें जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये मेंस और एडवांस दोनों के लिए वो स्कोरिंग टॉपिक है। तो बेटा अब एक काम करते हैं, मेंस पे चलते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस अभी कर लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर फोकल लेंथ ऑफ spherical mirror, डेरिवेशन ऑफ फोकल मिरर। तो बेटा यहाँ पे मैं वो एक्सप्रेशन फिर से दे रहा हूँ, एक पैरेलल रे आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। बेटा ये मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है, स्फेरिकल है। तो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉप करते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे काटेगा। तो बेटा ये एक रे, दिस इज इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो बेटा नॉर्मल किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा? आई। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा? बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई के बराबर आएगा। तो इस पॉइंट को ए करते हैं, यह ओ। तो यहाँ पे निकालेगा फाइंड ओ ए, फाइंड ओ ए in terms of I and R। बेटा I and R, R क्या आएगा? R is radius of curvature। इसको एक बार डायरेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं जो हमें माइंड में बिठा के रखनी है, कुछ कुछ बातें हैं जो माइंड में हमें बिठा के रखनी है। बेटा 2 मिनट। तो मैं इसकी डेरिवेशन कर देता हूँ।
फिर इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। पिछली बार हमने ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में प्लेन पढ़े थे, तो भी देखना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं भी करने वाला हूँ बेटा, जब भी रेज रिफ्लेक्ट करती है विदाउट चेंज इन फेज, जब भी रेज रिफ्लेक्ट करती है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो इमेज बनती है। तो मैं इसके बाद उस कंडीशन पे वापस आऊंगा। तो कोई भी चीज एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक इमेज बना सकता है, एक से ज्यादा बना सकता है। तो एक रिफ्लेक्शन पे बहुत सारी इमेजेस भी बन सकती हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे मल्टीपल इमेजेस बनेंगी। तो सारी ऑप्टिक्स की यही कहानी है। तो इस क्वेश्चन के बाद मैं वो सारी कहानी लूंगा, तो बाकी फिर हम रात को देखेंगे। बेटा ये स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है। तो हम कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बन सकती हैं। तो उसके बाद हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, इमेज कैसे बनती है, वो भी डिस्कस करेंगे। बेटा यहाँ पे एक पैरेलल बीम आई है, यहाँ पे पैरेलल बीम एक रे पड़ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप किया है, ये है आई, क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये z बनेगा ऑल्टरनेट एंगल्स, ये z बनेगा, ये ऑल्टरनेट एंगल्स। ये डिस्टेंस आएगा r, ये आएगी, ये डिस्टेंस आएगा बेटा कैपिटल R, यहाँ से यहाँ तक। ये लेते हैं सेंटर, ये लेते हैं पॉइंट A, ये लेते हैं पॉइंट A। तो AC आएगा रेडियस का नेचर। तो बेटा क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर आएंगे, ये इतना आएगा। तो इस डिस्टेंस को लेते हैं, इसको लेता हूँ B लेता हूँ, क्योंकि उसको लिया था हमने, ये लेता हूँ BC। बेटा इसको लिया A, इसको लिया था O, इसको लिया था O, और इसको लिया था A। तो हमें OA निकालना है, तो बेटा ये अगर R है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड x लेते हैं तो ये भी x आएगी, तो ये साइड को x लेते हैं तो ये साइड भी x आएगी। ये कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये आधा आ जाएगा x cos i, ये आधा आ जाएगा x cos i। जब प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगा दो x cos i प्लस x cos i तो x cos i, तो हम लिख सकते हैं r will be equal to 2x cos of i। तो मैं कोई assumption नहीं कर रहा यहाँ से नंबर ड्रॉप करने की, ये डिस्टेंस रेगुलेट करने की। तो बेटा ये पूरा आएगा r, क्योंकि ये भी r है, तो OA will be equal to r minus x। तो बेटा x कितना आ जाएगा, r by 2 cos of i, r will be, तो इसका मतलब ये आ जाएगा r1 minus 1 by 2 cos of i। तो नोट कीजिएगा i is equal to 60 डिग्री पे, o is 0 है, तो a is not called focus, a is called focus only if a is called focus, a is called focus and OA is called focal length if I tends to 0. If I tends to 0, OA will be equal to R1 minus half will be equal to R by 2. तो इसका मतलब फोकस की डेफिनेशन क्या है, any ray parallel to principal axis after one reflection cuts the principal axis focus, no, any ray parallel and very close to principal axis, क्योंकि जितना दूर होगी यहाँ से आई बढ़ता नहीं दिखाई देगा, ये साफ दिखेगा। यहाँ से एक इजिलिटर यहाँ पे, एक इजिलिटर यहाँ पे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जो रे जितनी दूर जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, जो रे प्रिंसिपल एक्स के पास होती है, उसको पैरेलल बोलते हैं। पर पैरेलल रे जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल हो, ध्यान रखिएगा। पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्स का बहुत कम एंगल बनाती है, तो पैरेलल रे जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल हो, बट जो रे पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे जो लिखूंगा ध्यान से लिखना, पैरेलल रे की डेफिनेशन नहीं है, एनी रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस is called parallax if it's very close to principal axis. Any ray which is parallel to principal axis is called parallax, if it's very close to, if it is very close to principal axis।
तो बेटा जो रेस दूर में है मार्जिनल है तो फोकस मार्जिन के लिए डिफाइंड नहीं है, फोकस मार्जिनल रेस के लिए डिफाइंड नहीं है, फोकस पैरेशियल रेस के लिए डिफाइंड है, फोकस पैरेशियल रेस के लिए डिफाइंड है। तो यहाँ पे हम एक बात देख सकते हैं, जो रेस पास में आती है वो यहाँ पे काटेंगी, जैसे रे ऊपर जाते रहेंगी ये पॉइंट ए इधर शिफ्ट करता रहेगा, ये पॉइंट इधर शिफ्ट करता रहेगा। इसका मतलब पूरी पैरेलल बीम डालेंगे, पूरी पैरेलल बीम डालेंगे, सारी एक पॉइंट पे फोकस नहीं होती है, सारी एक पॉइंट पे फोकस नहीं होती है, सारी एक पॉइंट पे फोकस नहीं होती। अगर आई टेंडिंग टू जीरो है तो सारी रेस एक पे फोकस हो सकती है, अगर आई टेंडिंग टू जीरो तो ये कितना होगा आर/2। तो कई लोग बोलते हैं कि ये रे जैसे ऊपर जाती है फोकस इधर शिफ्ट करता है, फोकस बोलते ही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा फोकस बोलते ही नहीं है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने क्वेश्चंस पहले भी करा रखे हैं तो इनके पीछे कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स है, इसलिए मैं दोबारा करवा रहा हूँ। There is a spherical, there is a spherical mirror, there is a spherical mirror subtending an angle phi. There is a spherical mirror subtending an angle phi at its center. A parallel beam parallel to principal axis, parallel to principal axis cuts a parallel beam parallel to principal axis is incident on mirror. Find the value of phi so that no ray suffers reflection more than once, so that no ray suffers reflection more than once, so that no ray suffers reflection more than once। तो कोई भी रे एक बार से ज्यादा रिफ्लेक्शन सफर नहीं करेगी। बेटा इस पे एक पैरेलल बीम पड़ रही है, इस पे एक पैरेलल बीम पड़ रही है जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्स के भी पैरेलल है। यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मिरर यहाँ पे फाई एंगल सबटेंड करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाई। For that phi, how many images are formed? तो बेटा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर बीम पैरेलल आ रही है इसका मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे प्रिंसिपल एक्स पे पड़ा हुआ है, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर पैरेलल बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसका मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पड़ा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पे। अगर इंसिडेंट बीम इस तरह से है, अगर इंसिडेंट बीम इस तरह से आ रही है, इट्स पैरेलल बीम बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद प्रिंसिपल एक्सिस। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इस तरह से अगर बीम नीचे से आ रही है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे पड़ा हुआ है इन्फिनिटी पे। तो एक ऑब्जेक्ट है तो पहली कंडीशन है कोई भी रे दोबारा रिफ्लेक्ट ना करे, उसके लिए फाई की अधिकतम वैल्यू कितनी होगी, और दूसरा है उस अधिकतम वैल्यू पे यहाँ पे कितनी इमेजेस बनेगी, कितनी इमेजेस बनेगी। तो अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की पर बीम ऑफ रिफ्लेक्शन अगर एक से ज्यादा इमेज बनती है इसको हम बोलते हैं एब्रेशन, इसको हम बोलते हैं एब्रेशन। तो बेटा ये जो बीम पड़ेगी ऐसे जाएगी, ये जो बीम पड़ेगी इधर काटेगी, ये जो बीम पड़ेगी इधर काटेगी। तो बेटा ये बीम तो दोबारा रिफ्लेक्शन सफर करने वाली, जितना ऊपर जाएगी जितना ऊपर जाएगी
बेटे ये तो ऐसे जाएगी, ये करके ऐसे जाएगी, ये करके ऐसे जाएगी। तो हम एक चीज नोट कर लेते हैं, हम एक चीज नोट करते हैं, ये स्फेरिकल मिरर है, ये रे तो ऐसे गई ऐसे गई, ये रे जो इसके थोड़ा ऊपर आई ये ऐसे गई, ये रे जो और ऊपर आई ये ऐसे गई। तो दूसरी रिफ्लेक्शन कौन सी रे ज्यादा जल्दी करेगी? जो ऊपर की तरफ होगी। तो जो ऊपर की तरफ होगी, तो अपन इसका सॉल्यूशन कैसे कर लेंगे? एक रे डालते हैं जो 90 डिग्री से डिवाइड करे, एक रे डालते हैं जो 90 डिग्री से डिवाइड करे। यहाँ पे देखते हैं ये स्फेरिकल मिरर ऐसे पकड़ लेते हैं, ये स्फेरिकल मिरर ऐसे पकड़ लेते हैं, ये एक रे डालते हैं जो कि बिल्कुल ऐसे जाएगी, जो कि बिल्कुल ऐसे जाएगी। इसके नीचे की रेस नेचुरली ऐसे जाएंगी। तो अगर मिरर को इसके ऊपर से काट दो, मिरर को इसके ऊपर से काट दो, कोई भी रे दोबारा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, कोई भी रे। मिरर को जस्ट यहाँ से काट दो, मिरर को जस्ट यहाँ से काट दो, कोई भी रे दोबारा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके ऊपर की रेस ऐसे जाती है, इसके ऊपर की रेस ऐसे जाती है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा बेटा? यहाँ पे एक ले लो, ये एंगल 45 रखो, तो ये एंगल कितना आएगा? 45। तो मिरर को यहाँ से उड़ा दो, मिरर को यहाँ से उड़ा दो, तो बेटा ये एंगल कितना आएगा? स्लाइटली लेस देन 45। तो नेट एंगल कितना आ जाएगा? 5 × 9 डिग्री। तो फाई की मैक्स वैल्यू कितनी आएगी? फाई की मैक्स वैल्यू कितनी आएगी? मैक्स वैल्यू ऑफ फाई टेंड्स टू 90 डिग्री। तो बेटा 90 डिग्री दिया तो आंसर सही है। कई बार पूछते हैं टेंड्स टू 90 डिग्री और 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं होगा, टेंड्स टू 90 डिग्री होगा। बट अगर आंसर एक ही दिया हुआ है तो ध्यान देने की फिजिक्स में जरूरत नहीं है। तो बेटा अब यहाँ पे देखते हैं, हम कितनी इमेजेस बनेंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेटा एक रे ऐसे गई, ये काटेगी, एक इमेज यहाँ पे आएगी, एक रे ऐसे आई नीचे यहाँ पे काटेगी। अब मैं ऊपर की रेस का ही दिखा देता हूँ, नीचे की रेस तो और कॉम्प्लिकेट करेंगी। बेटा ये रे आएगी, ये ऐसे काटेगी, ये रे आएगी, ये ऐसे काटेगी। तो इंसिडेंट रेस हटा देता हूँ, रिफ्लेक्टेड रेस ड्रॉ करता हूँ। तो रिफ्लेक्टेड रेस ड्रॉ करता हूँ, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक ये है, एक ये है, यहाँ की रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आएगी। तो बेटा दो रिफ्लेक्टेड रेस यहाँ पे काट रही है, दो रिफ्लेक्टेड रेस यहाँ पे काट रही है, दो रिफ्लेक्टेड रेस यहाँ पे काट रही है। तो जहाँ भी दो रिफ्लेक्टेड रेस काटेंगी उसको बोलेंगे इमेज। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस बन गई पर रिफ्लेक्शन। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस बन गई रिफ्लेक्शन। तो दिस कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस इज कॉल्ड ए कॉस्टिक कर्व। बेटा मेंस का एग्जामिनेशन है, क्योंकि मेडिकल में तो एक टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, मेडिकल के एग्जामिनेशन में तो, नीट में तो, एम्स में बहुत पहले ये टर्मिनोलॉजी पूछी गई है, कॉस्टिक कर्व क्या होता है। कॉस्टिक वगैरह सब कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम देखते हैं पर रिफ्लेक्शन एक से ज्यादा इमेज बनती है, तो मल्टीपल इमेजेस कैसे बनती है? बेटा प्लेन मिरर से, ध्यान रखना, प्लेन मिरर एक ऐसी चीज है, एक ऑब्जेक्ट की पर रिफ्लेक्शन एक इमेज बनाएगी, एक से ज्यादा नहीं बनाएगी। स्फेरिकल इमेज में एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस बनती है। तो हम कैसे करेंगे एक से कम इमेज बने? हम कैसे करेंगे एक उतनी इमेज बने, एक ही बने? तो प्लेन मिरर में बेटा यहाँ पे रखेंगे एक ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट बीम आएगी, ये रिफ्लेक्टेड आएगी, तो एक इमेज बनेगी, ये ऑब्जेक्ट है, एक इमेज बनेगी। यहाँ पे मल्टीपल इमेज बनाने के लिए हमें और मिरर रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एक प्लेन मिरर, एक ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट बीम जा रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, एक इमेज बन रही है पर डिवीजन, फिर ये बीम इस पे जा रही है, दूसरी इमेज बन रही है सेकंड डिवीजन पे। तो मल्टीपल इमेजेस प्लेन मिरर्स में कैसे बनती है? हर एक मिरर एक इमेज बनाता जाएगा, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से मल्टीपल इमेजेस बनती रहेंगी। बट यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एक सिंगल रिफ्लेक्शन से मल्टीपल इमेजेस बन रही है, तो प्लेन मिरर आइडियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनती है। स्फेरिकल मिरर लेंसेस और बाकी सारी मैक्सिमम सारी चीजें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस बनती है। तो अगर बहुत सारी इमेजेस बनती है, हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन करते हैं पैरेशियल रेस। तो जब भी हम मिरर्स लेते हैं तो मैं यहाँ पे हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ। जब भी हम मिरर्स लेते हैं बेटा, प्रैक्टिकल मिरर्स जब भी हम बनाते हैं, ये एंगल 3 से लेके 4 डिग्री तक रखते हैं, ये पूरा एंगल 3 से लेके 4 डिग्री तक रखते हैं। क्यों? अगर कोई भी यहाँ पे आए पैरेलल, अगर कोई भी पैरेलल है तो बेटा इसकी फोकल लेंथ r/2 r
2 r1 - 1/2 cos phi। तो अगर i टेंडिंग टू 0 आएगा, i टेंडिंग टू 0 आएगा, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का एक दूसरा मतलब ये निकलता है, इस क्वेश्चन का एक दूसरा मतलब ये निकलता है बेटा, यहाँ पे ये अगर एंगल फाई है तो ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस आएगा r1 - 1/2 cos of phi। phi is the angle of incidence, phi is the angle of incidence। तो देखते हैं मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे आएगा। ये अगर मिरर है, इस पे सारी पैरेलल्स ड्रॉ करता हूँ, इस पे सारी पैरेलल्स ड्रॉ करता हूँ, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका आएगा, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका आएगा। दिस एंगल इज कॉल्ड हाफ एंगुलर एपर्चर ऑफ मिरर, इसको बोलते हैं हाफ एंगुलर एपर्चर ऑफ मिरर। अगर यही बहुत छोटा है तो बाकी सारे रेस के एंगल बहुत छोटे आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सारे रेस एक ही पॉइंट पे फोकस करते हैं, कहाँ पे, r/2 पे। तो जब भी हम प्रैक्टिकल मिरर्स लेते हैं, तो जब भी हम प्रैक्टिकल मिरर्स लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी हम प्रैक्टिकल मिरर्स लेते हैं, पिछली बार तो टाइम नहीं था, अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये सारी रेस एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी, इसकी कंडीशन क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी, इसकी कंडीशन क्या है बेटा, all the rays are very close to principal axis, all the rays are parallel to principal axis and very close to principal axis। तो सारे रेस जब पैरेलल होती है, सारे रेस जब पैरेलल होती है, और दूसरी बात है, ये तो इंसिडेंट रेस है, ये तो इंसिडेंट रेस है, हम रिवर्स करेंगे, हम रिवर्स करेंगे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी तो एक इमेज यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो एक इमेज इन्फिनिटी पे है। तो यहाँ पे देखते हैं सारे इंसिडेंट बेटा, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड भी हो सकती है, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट भी हो सकती है, जब रिवर्सिबिलिटी को सोचना। तो यहाँ पे जितनी रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी, यहाँ पे जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी बेटा, जितनी रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस का बहुत कम एंगल बना रही है, प्रिंसिपल एक्सिस का बहुत कम एंगल बना रही है। तो उल्टा करके देखते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनना बेटा, रेस को कर देते हैं रिवर्स, रेस को कर देते हैं रिवर्स। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनानी है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनानी है, तो उसकी कंडीशन यहीं से मिल जाएगी, सारी रेस प्रिंसिपल एक्सिस का बहुत कम एंगल बनाएंगी और बिल्कुल सेंटर के आसपास पड़ेगी। तो बेटा, जब भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से जितनी भी रेस चलती है, उनकी एक इमेज बने हैं, उन रेस को पैरेलल बोलते हैं। तो पैरेलल की कंडीशन क्या है, ये सारी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो हमने रिवर्स करके देख लिया। तो डेफिनेशन ऑफ पैरेलल रेस लिखते हैं, तो हम डेफिनेशन ऑफ पैरेलल रेस लिखते हैं। Definition of parallel rays in mirrors, in spherical mirrors, in spherical mirrors and thin lenses। तो बेटा, कोई भी मिरर है या लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कोई भी रे मिरर पे इंसिडेंट हो रही है बेटा, ये एंगल और ये ऑप्टिकल सेंटर है या पोल या ऑप्टिकल सेंटर, ये डिस्टेंस है h। Any ray will be parallel if it makes very small angle with principal axis and is incident on the mirror or lens very near to pole or optical center। Any ray making very small angle with principal axis, any ray making very small angle with principal axis and incident very near to pole or optical center is called parallel। तो फॉर पैरेलल रे मैथमेटिकल कंडीशन लिखते हैं, फॉर पैरेलल रे alpha tends to 0 and h is very small, यानी कि h लेते हैं हम वेरी वेरी लेस देन f, h लेते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में काफी छोटा डिस्टेंस, काफी छोटा डिस्टेंस।
ताकि यहाँ से जितने भी रेज आए बेटा बहुत छोटा एंगल बने। तो नोट करना, फॉर डायरेक्शन रेज ओनली वन इमेज इज फाउंड पर ऑब्जेक्ट। अगर रेज मार्जिनल होगी तो एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस बन सकती है। तो स्फेरिकल मिरर्स और थिन लेंसेज में टू गेट वन इमेज ऑफ वन ऑब्जेक्ट we use डायरेक्शन रेज। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं 1/v प्लस माइनस 1/a इक्वल 1/f, ये सिर्फ डायरेक्शन रेज के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे नोट करना है द फॉर्मूलास 1/v, तो यहाँ पे नोट करना है फोकस, फोकल लेंथ are defined only for direction rays, direction rays not 1 and not 2। 1/b प्लस माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बेटा प्लस आएगा मिरर्स के लिए, माइनस आएगा लेंसेज के लिए। इज ओनली वैलिड फॉर डायरेक्शन रेस। तो बेटा प्लेन मिरर पे थोड़ा डिस्कशन हो गई है, स्फेरिकल मिरर की थ्योरी खत्म कर लेता हूँ, एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप जितना डिराइव करोगे बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, हम 5 मिनट इस पर डिस्कशन करेंगे जब क्लास स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिक्स यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे ऑप्टिक्स में आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन लगाने हैं, पूरे ऑप्टिक्स में आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन लगाने हैं, हम वहीं से शुरू करेंगे। अब बेटा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आएंगे तो हमें हर ऑब्जेक्ट की इमेज निकालनी है, हर ऑब्जेक्ट की इमेज निकालनी है। तो सब चैप्टर्स में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने हैं, इसके सब पार्ट्स में, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट हर चीज की अलग अलग ज्योमेट्री आएगी, प्लेन मिरर डालेंगे तो अलग ज्योमेट्री आएगी, सर्किल मिरर डालेंगे तो अलग ज्योमेट्री आएगी, पैराबोलिक मिरर डालेंगे तो अलग ज्योमेट्री आएगी। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट 90% काम है ज्योमेट्री का, तो इसलिए ये डेरिवेशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि यू आर वेल वर्स्ड विद ज्योमेट्री। बेटा यहाँ पे काम करते हैं, derivation of uv is equal to h square, u is equal to x coordinate of object, v is equal to x coordinate of image, origin is at focus। ये हमारे पास एक सर्कल मिरर है, तो बेटा इसकी डेरिवेशन को जरा याद कीजिएगा और कम से कम में कीजिएगा। यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसकी इमेज लोकेट करनी है, उसकी इमेज लोकेट करनी है। तो एक रे ड्रॉ करता हूँ प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल, एक रे ड्रॉ करता हूँ प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल। यहाँ पे पड़ रही है एच हाइट पे, यहाँ पे पड़ रही है एच हाइट पे। आफ्टर वन रिफ्लेक्शन इट कट्स इट फोकस। तो मैंने यहाँ पे लिया है ओरिजिन, यहाँ पे लिया है ओरिजिन। बेटा एक दूसरी रे ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये इस तरह से करके वापस जाती है, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेस यहाँ पे काटेंगी, ये आएगी इमेज। तो इसको अगर यहाँ पे ले रहा हूँ तो बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये डिस्टेंस भी h आएगा, ये डिस्टेंस भी h आएगा। तो बेटा इस डिस्टेंस को ले लेता हूँ h डैश, ये है इमेज, इस डिस्टेंस को ले लेता हूँ h डैश। बेटा ये इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको ले लेता हूँ h डैश, इस डिस्टेंस को ले लेता हूँ बेटा, यहाँ पे इमेज पड़ेगी, इस डिस्टेंस को ले लेता हूँ h डैश। बेटा ये बनेगी इमेज। तो फोकस से इमेज तक इस डिस्टेंस को लेता हूँ v, यहाँ से यहाँ तक इस डिस्टेंस को लेता हूँ u। आपको प्रूव करना है u is equal to s square। तो मैं हिंट दे रहा हूँ बेटा, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में h by h की रेशियो निकालो, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में h by h की रेशियो निकालो। ये डिस्टेंस आएगा बेटा, ये डिस्टेंस आएगा f, ये डिस्टेंस आएगा f, ये डिस्टेंस b, यहाँ से यहाँ तक बेटा ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस भी आएगा f।
तो आपको क्या करना है, ये बाई ये कितना आएगा, ये बाई ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो बेटा आपको u इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्रूव करना है। तो यू गॉट 2-3 मिनट्स, प्लीज इसको कीजिएगा। मैं ऊपर इसको एक बार ड्रॉ करके यहाँ पे कर देता हूँ। है ना, यहाँ तक ये हो गया ऐसे, ये आ गया f, यहाँ पे रहा ऑब्जेक्ट सेट ऑफ कर्वेचर। तो बेटा ये आ गया सेट ऑफ कर्वेचर, ये इंसिडेंट रे, तो इमेज बनेगी यहाँ पे, इमेज बनेगी यहाँ पे, ज्यादा रेस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये इंसिडेंट रे रहेगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, वापस जाएगी, इमेज बनेगी यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस आएगा यहाँ से यहाँ तक v, बेटा यहाँ से यहाँ तक u, तो ये डिस्टेंस आएगा u माइनस f, ये डिस्टेंस आएगा u माइनस f, और ये डिस्टेंस आएगा f माइनस v। बेटा फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस f, फोकस से यहाँ का डिस्टेंस कैपिटल U, U में से f कम करो, U माइनस f, ये आएगा v और ये आएगा f, ये आएगा f। तो अपन देख सकते हैं ये साइड पे ये साइड, बेटा h बाय h डैश आ जाएगा, h बाय h डैश आ जाएगा u माइनस f बाय f माइनस v, h बाय h डैश कितना आ जाएगा f बाय v, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू f बाय v। बेटा a बाय v इज इक्वल टू c बाय d, लिमिट स्क्वायर करो, लिमिट स्क्वायर करो, मैं शुरू से इसलिए बात बोल रहा हूँ, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस बहुत स्ट्रांग होता है। तो बेटा लिमिट स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा u, डिनोमिनेटर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा f, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखते हैं uv इज इक्वल टू f स्क्वायर, uv इज इक्वल टू f स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला तो ड्राइव किया था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, h डैश बाय h, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था अब हम देखते हैं। तो बेटा फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन क्या था बेटा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन थी h डैश बाय h। आंसर नेगेटिव में है तो नेगेटिव डाल रहे हैं, तो हम कोऑर्डिनेट्स डालेंगे, अब कोऑर्डिनेट्स डालेंगे, ऊपर का कोऑर्डिनेट और नीचे का कोऑर्डिनेट। तो h डैश बाय h, h डैश बाय h का मतलब कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू f माइनस v बाय u माइनस f, और दिस विल बी इक्वल टू v बाय f। बेटा h डैश बाय h, या देखो ऑब्जेक्ट हाइट या इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट सब देखो इस साइड से लेंगे, ये कितना आ जाएगा, h डैश बाय h will be equal to v by f, will be equal to v by f। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला बहुत इजी रहता है, यहाँ पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी बहुत इजी रहता है, इसको हमने देखा नहीं था। तो अगर हम न्यूटन फॉर्मूला लें तो चीजें बहुत बढ़िया रहती है। तो बेटा आज यहीं पे खत्म करते हैं। बेटा शाम को 8 बजे से हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। तो बेटा इंटरफेरेंस का मुझे जितना लेना था ऑलमोस्ट हो गया, बीच में अगर टाइम लगेगा तो बेटा कल रात को नहीं, आज रात को ही कर लेते हैं, कल बीच में है ना, तो कल आपको पढ़ना भी होगा, मैं कल रात का शायद गलत भूल गया था, तो आज रात को ही क्लास कर लेते हैं, कल और परसों सुबह करेंगे। बेटा आज का यहीं पे खत्म कर लेते हैं।